आप अभी जो देख रहे हो वो नासा की तरफ से शेयर की गई एक स्पेस सिमुलेशन वीडियो है। ये सिमुलेशन जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसमें पहली बार आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के फिजिक्स इफेक्ट्स को असली स्टार्स की डेंसिटी के मॉडल्स के साथ कंबाइन किया गया है। इसका मकसद ये दिखाना है कि जब हमारे सूरज जैसे या उससे अलग अलग मैस वाले स्टार्स किसी बहुत मैसिव ब्लैक होल के पास से गुजरते हैं तो उनके साथ क्या होता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है TDE यानी टाइडल डिसरप्शन इवेंट। अब जब TDE की बात हो रही है तो एक ऐसे साइंटिस्ट को जरूर याद करना चाहिए जिनका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना है, जॉन पियर लुमिने, जो फ्रांस के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। लेकिन वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे बल्कि एक आर्टिस्ट, स्कल्प्टर, राइटर और म्यूजिशियन भी थे। तो सवाल ये आता है कि इनका इस टॉपिक से क्या लेना देना। अगर आपने कभी इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो उसमें जो ब्लैक होल दिखाया गया था वो इतना रियलिस्टिक था कि आज भी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसकी डिटेलिंग इतनी प्रिसाइज थी कि फिजिसिस्ट्स ने भी उसे साइंटिफिकली सही माना। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरस्टेलर में जो ब्लैक होल दिखाया गया उसकी इंस्पिरेशन जॉन पियर लुमिने से ही आई थी। अब जरा इमेजिन कीजिए, 1979 में जब कंप्यूटर्स बेहद बेसिक थे तब लुमिनेट ने एक ब्लैक होल और उसके चारों तरफ घूमने वाली एक्रीशन डिस्क की पहली कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार की थी। ये इमेज ब्लैक व्हाइट थी, क्वालिटी थोड़ी लो थी, लेकिन उसकी ओवरऑल शेप और पैटर्न आज के मॉडर्न ब्लैक होल विजुअल्स से काफी मैच करती है। सोचने वाली बात यह है कि 50 साल पहले इतनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ इतनी एक्यूरेट इमेज बनाना कोई छोटा अचीवमेंट नहीं था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज जो एडवांस्ड विजुअलाइजेशंस हम देख रहे हैं वो अचानक पॉसिबल नहीं हुए। वो कई सालों की रिसर्च, इमेजिनेशन और पुराने साइंटिस्ट्स के काम का नतीजा है। वैसे भी साइंस हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती है। हर नई जनरेशन पहले वाले रिसर्चर्स के काम पर बेस बनाकर आगे का रास्ता बनाती है। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में किप थॉर्न, जो एक नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने साइंटिफिक एडवाइजर का रोल प्ले किया था। वैसे ही वो भी न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लेजेंड्स के प्रिंसिपल पर काम कर रहे थे। अब थोड़ा और पीछे चलें। टाइडल डिसरप्शन इवेंट का कंसेप्ट सबसे पहले 1982 में आया था, जब जॉन पियर लुमिने और उनके कोलैबोरेटर ब्रैंडन कार्टर ने इसे प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि जब कोई स्टार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास से बहुत करीब गुजरता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस स्टार को खींचकर फैला देता है, जैसे कोई डो खींचकर पैनकेक बना दिया जाए। इसी इफेक्ट को कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। लुमिनेट ने इस थ्योरी के साथ साथ कुछ और चीजें भी प्रिडिक्ट की थीं, जैसे कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो हम स्पेस टेलीस्कोप्स से कुछ खास लाइट पैटर्न्स या फ्लैशेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया था, टाइडल सुपरनोवा, यानी ऐसा एक्सप्लोजन जो टाइडल फोर्सेस की वजह से होता है, ना कि ट्रेडिशनल फ्यूजन प्रोसेस से। बाद में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसे रियल फ्लेयर्स ऑब्जर्व किए जो ब्लैक होल के पास से टूटे हुए स्टार्स के टुकड़ों के गिरने से बने थे, तब ये थ्योरी प्रैक्टिकली प्रूव भी हो गई। अब आइए वापस लौटते हैं आज की मेन सिमुलेशन पर, जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स की मदद से बनाई गई है। इस सिमुलेशन में साइंटिस्ट ने दिखाया है कि जब कोई स्टार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंचता है तो वहां इतनी जबरदस्त ग्रेविटेशनल ताकत होती है कि स्टार के ऊपर टाइडल फोर्सेस लगने लगती हैं। इन फोर्सेस की वजह से स्टार की शेप धीरे धीरे बिगड़ती है, वो फैलने लगता है और फिर गैस की एक लंबी स्ट्रीम में टूटकर बिखर जाता है। इस सिमुलेशन की खासियत ये है कि इसमें पहली बार आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को रियल स्टार डेंसिटी मॉडल्स के साथ सही तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। इसका मतलब है रिजल्ट्स अब पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हो कि स्टार की ऑर्बिट कैसी दिखती है। इस पर्टिकुलर केस में ब्लैक होल की मास हमारे सूरज से 10 लाख गुना ज्यादा रखी गई है, यानी ये एक क्लासिक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। वहीं स्टार और ब्लैक होल के बीच की सबसे कम दूरी लगभग 3800 किलोमीटर थी। सिमुलेशन में अलग अलग मैसेस के स्टार्स को दिखाया गया, जिनकी मास सूरज की तुलना में 10% से लेकर 10 गुना तक थी। इनके कलर्स उनकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नीला रंग लो डेंसिटी को दिखाता है और पीला हाई डेंसिटी को। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार स्टार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता। कुछ स्टार्स पूरी तरह बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ स्टार्स सिर्फ पार्शियली डिफॉर्म होते हैं और फिर उनकी खुद की ग्रेविटी उन्हें वापस खींचकर दोबारा शेप में ले आती है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह रही, डिस्ट्रक्शन या सर्वाइवल केवल स्टार की मास पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके इंटरनल डेंसिटी स्ट्रक्चर पर करता है। यानी एक ऐसा स्टार जिसकी मास हमारे सूरज जितनी है और कुछ छोटे स्टार्स जिनकी मास सिर्फ सूरज की 0.15, 0.3 या 0.7 गुना है, वो सब इस क्लोज एनकाउंटर में बच गए। हाँ,
ऐसा जरूर हुआ कि उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत मास खो दी, लेकिन वो इवेंचुअली स्टेबल हो गए। और इतना ही नहीं, उनमें फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, यानी वो एक बार फिर स्टार की तरह शाइन करने लगे। असल में जितना छोटा स्टार होता है उतनी ही लंबी उसकी लाइफ होती है, और जब वो अपनी कुछ मास ब्लैक होल को दे देते हैं तो उनका लाइफ स्पैन और भी लंबा हो जाता है। कुछ स्टार्स तो ऐसे भी हैं जो रेड ड्वार्फ बन जाते हैं और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन स्टार्स की मास सूरज की 0.4, 0.5 और 3 या 10 गुना थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। यानी आखिरकार सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टार के अंदर मटेरियल कितना डेंस है, ना कि उसकी कुल मास कितनी है। ऐसी सिमुलेशन से साइंटिस्ट्स को यह समझने में मदद मिलती है कि लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं, उनका असली बिहेवियर क्या है। और ये सिर्फ थियरी तक सीमित नहीं है, इसका एक रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन भी है। रिसर्चर्स ने यह भी एनालाइज किया कि अगर कभी कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़े तो क्या हमारे सूरज के बचने की कोई संभावना है। सिमुलेशन के हिसाब से हाँ, एक पॉसिबिलिटी जरूर है। सूरज शायद बच भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। ज्यादा चांसेस यही होंगे कि वो भी स्पगेटी बन जाएगा, यानी पूरे सिस्टम के साथ स्ट्रेच होकर बिखर जाएगा। फिर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, सैजिटेरियस आई। कुछ साल पहले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने गैलेक्सी के सेंटर में एक अजीब सी चीज खोजी, जिसे जी ऑब्जेक्ट्स कहा गया। ये ब्लैक होल के बेहद करीब ऑर्बिट कर रही थी और देखने में गैस क्लाउड जैसी लगती थी, लेकिन बिहेव करती थी जैसे वो कोई स्टार हो। ऑब्जर्वेशन से पता चला कि दो ऐसे जी ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल के चारों तरफ एक के पीछे एक घूम रहे थे। जब ये दोनों ब्लैक होल के ज्यादा पास पहुंचे तो आपस में मर्ज हो गए और एक नया स्टार बना, जो डेंस गैस और डस्ट के क्लाउड के अंदर छिप गया। इस पूरी मर्जिंग प्रोसेस को पूरा होने में 10 लाख साल लगते हैं। ये स्टडी 2020 में नेचर जर्नल में पब्लिश हुई थी। ब्लैक होल्स वैसे भी यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं। उनके अंदर क्या है हमें आज भी नहीं पता। खासकर उनका सेंटर, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, वो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। शायद जब क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी थ्योरी को पूरी तरह से मर्ज किया जाएगा, तभी हम ब्लैक होल के अंदर की सही फिजिक्स को समझ पाएंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि पिछले 100 सालों से फंडामेंटल फिजिक्स में कोई बड़ा डिस्कवरी नहीं हुआ है। अगर हमें ग्रेविटी और टाइम की सीमाओं से बाहर निकलना है तो इंसानियत को कुछ नए न्यूटन और आइंस्टाइन फिर से चाहिए होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।